नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों का हाल लेकर के हाजिर होते हैं। हम बताते हैं इस वीडियो में कि बिहार में अलग अलग सीटों पर मतलब जिस सीट की हम बात करते हैं उस पर कौन प्रत्याशी होगा, किसका टिकट कटने वाला है और किसकी लॉटरी लगने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं मगध इलाके की जहानाबाद सीट की। ये सीट वैसे तो भूमिहारों के लिए जानी जाती है, लेकिन इस सीट पर यादवों का भी अच्छा खासा दबदबा है। इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर इस बार महागठबंधन से कौन चुनाव लड़ेगा और कौन होगा एनडीए की तरफ से। क्या ये सीट जीतन मांझी अपने पाले लेने में कामयाब हो गए या चिराग पासवान अपनी इस सीट पर दावा ठोकेंगे, या फिर एक दौर में जब बीजेपी इस सीट पर चुनाव लड़ती थी तो जो बीजेपी इस सीट को छोड़ चुकी है, क्या वो बीजेपी फिर से सीट को अपने पास लेगी या जदयू जिसके पास ये सीट पहले से मौजूद है उसके पास ये सीट रहेगी। इसी पर हम आज बात करेंगे और वो नाम कौन कौन से हैं जो नाम फिलहाल जो है चर्चा में चल रहे हैं। हम जहानाबाद की थोड़ी बात करें उसके पहले जहानाबाद विधानसभा को लेकर थोड़े कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। जहानाबाद सीट की अगर बात करें तो वहां पर जो कुल वोटर की संख्या है वो करीब करीब जो है 2,86,098 है। इसमें से जो पुरुष मतदाता है उनकी संख्या 1,50,106 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,35,984 है। अगर इस सीट की बात करें तो इस सीट पर जो है जो जो सदस्य जो है इस सीट का जो इतिहास है वो 1952 से आता है। सोशलिस्ट पार्टी इससे जीत करके आई थी और उसके बाद इस सीट पर 2018 और 20 में सुदय यादव जो है आरजेडी के वो जीत करके आए थे। 2015 में यहाँ पे मुद्रिका सिंह यादव जीत करके आए थे और उसके पहले 2010 में जनता दल यूनाइटेड से अभिराम शर्मा ने इस सीट से चुनाव जीता था। इसके पहले 2005 में सच्चिदानंद यादव, क्योंकि उस बार दो बार चुनाव हुए थे, आरजेडी के वो जीत करके आए थे और 2000 में जो है मुन्नी लाल यादव जो इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। यादव यानी कि जब आप देखेंगे तो एक आपको ट्रेंड दिखेगा कि यहाँ पे यादव जो है वो इस सीट पर लगभग उनका कब्जा रहा है पिछले कुछ चुनाव को देखें तो। बीच में जो है अभिराम शर्मा ने जदयू से इस सीट पर चुनाव जीता 2010 में, जो कि नीतीश कुमार का गोल्डन एरा कहा जाता है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने जो फिगर 2010 में हासिल किया उसके बाद वो कभी हासिल नहीं कर पाए। 2025 के चुनाव में उसी टारगेट को टच करने की कोशिश जो है एनडीए की तरफ से की जा रही है। चुनावी नतीजों की बात करें तो 20 का जो चुनावी नतीजा था वो कुछ इस तरीके से था कि सुदय यादव को 75,030 वोट आए थे, जो कि कुल वहां डाले गए वोटों का 47.03% था। जेडीयू के कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनको इस सीट पे 41,128 वोट आए थे और उनको सिर्फ 25.78% वोट आया था। जबकि एलजेपी इस सीट पर चुनाव लड़ रही थी चिराग पासवान, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर रखी थी 20 के चुनाव में और वो वहां पे उनके प्रत्याशी चुनाव भी मैदान में थे और इंदू देवी कश्यप को जो है 24,176 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि नोटा में जो है उसमें 2388 वोट आए थे। यानी कि सुदय यादव वहां पर एक बड़े मार्जिन से चुनाव जीत पाए थे। वहां पर करीब करीब अगर देखें तो ये 35,000 के आसपास का जो वोट है उससे उनकी जीत होती है। लेकिन अगर लोजपा का वोट इंदु देवी कश्यप का वोट जोड़ देते हैं उसमें तो अंतर सिर्फ 10,000 वोट का रह जाता है। तो ये बात हो गई इस सीट के इतिहास की। यहाँ पे कब से इस सीट का पर जो नतीजे हमने वो बताया आपको। हमने बताया कि 2020 के चुनावी नतीजे किस तरीके से इस सीट पर आए, लेकिन अब 25 में क्या होने वाला है। इस सीट पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदर्शन, जो कि इस सीट की पूरी हिस्ट्री निकाल करके आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि कौन और किसको मौका मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कि महागठबंधन से शुरुआत करते हैं। तो क्या महागठबंधन में जो सिटिंग विधायक हैं उनको ही मौका मिलने वाला है या तेजस्वी यादव यहाँ पे कुछ नया प्रयोग करने वाले हैं इस बार? पहले तो हम महागठबंधन पर आए, उसके पहले जरा से एक बार और आपको मैं कुछ आंकड़ों की ही बात बता जी। दूं। जैसे आपने जो जिक्र किया कि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र है, यह लंबे अरसे से यादव जाति से आने वाले जो प्रतिनिधि रहे हैं उनका ही प्रतिनिधित्व रहा है। तो इसके पीछे का निसंदेह कारण है कि वहां पर जो मतदाताओं की तादाद है उस तादाद में एक बड़ी संख्या में जो है वोटरों की वह यादव बिरादरी से आती है। और अगर वर्ष 1990 के बाद से आप देखेंगे तो जो मंडल कमंडल की बिहार में और पूरे देश में राजनीति हुई, इसमें जहानाबाद कुछ वैसे देश में विधानसभा क्षेत्रों में रहा जहाँ के वोटों का समीकरण इस मंडल कमंडल की राजनीति में बदलने की स्थिति आई और चुनाव दर चुनाव कई किस्म के हमने आंकड़े जो अभी आपने पेश किए। लेकिन जब वर्ष 2010 में नए परिसीमन के बाद चुनाव हुए तो स्थितियां जहानाबाद की बदल गई। और स्थितियां जो बदली जहानाबाद की, उसमें सबसे बड़ी स्थिति बदली कि वहां से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से
परिसीमन के बाद काको विधानसभा क्षेत्र जो था जी वह, सॉरी, काको जो इलाका था वह काको का इलाका इस क्षेत्र से हट गया, यानी कि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से, जी और रतनी जो है, रतनी क्षेत्र जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में जुड़ गया। अब काको और रतनी को जुड़ने और हटने का जो हुआ समीकरण, इससे यह हुआ कि यादवों का जो एक बड़ा वोट बैंक, और इसके अतिरिक्त जो आप कह सकते हैं कि ईबीसी ओबीसी वोट बैंक का जो एक मजबूत गठजोड़ था जहानाबाद में, वह काको के हट जाने के कारण कमजोर पड़ गया, टूट गया। और नतीजा हुआ कि रतनी के जुड़ जाने के कारण जो सवर्ण बिरादरी के वोट बैंक थे, और खास करके एक ऐसा वोट बैंक जिनका कि लंबे अरसे से लालू यादव को लेकर के, दरअसल अगर पिछड़े दलितों की भी अगर हम बात करें तो एक वर्ग ऐसा है जो और लालू यादव का नाम सुनते ही उनके कह सकते हैं कि वह उनके विरोध में खड़ा हो जाता जी है। तो रतनी जुड़ जाने के कारण जहानाबाद में स्थितियां बदली, और वर्ष 2010 में जब नए परिसीमन के बाद उपरांत चुनाव हुए थे, तो उसी में अभिराम शर्मा जो थे, उन्होंने वहां पर 8,569 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी, और यह एक बदले समीकरण का वहां पर परिचायक बना था जहानाबाद में, जब लंबे अरसे के बाद यहाँ पे भूमिहार जाति से आने वाले एक प्रतिनिधि ने उस क्षेत्र अभिराम का, शर्मा अभिराम शर्मा ने वहां पे प्रतिनिधित्व किया था। और उसके बाद परिस्थितियां बदली, फिर कई किस्म के चुनाव उलट पुलट हुए। तो इस बार अगर हम महागठबंधन की ही बात करें तो दरअसल इसके लिए भी हम 2020 के आंकड़ों पर जरूर ही जाना होगा। जी तो वर्ष 2020 के अगर आप आंकड़ों को देखें, और जैसा आपने भी बताया कि वहां से जो जदयू के प्रत्याशी हुआ करते थे कृष्ण नंदन वर्मा, कृष्ण नंदन वर्मा ने उस चुनाव में उनको बड़ी करारी हार मिली थी। 33,902 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन रोहित, यहाँ आपने जो ये आंकड़ा बताया था अभी भी कि जो वहां पे लोजपा की उम्मीदवार थे हाँ इंदु कश्यप, हाँ इंदु कश्यप तो इंदु कश्यप ने वहां 24,176 वोट हासिल किया था। और यही 24,176 वोट न केवल जो वर्मा थे उनकी हार का एक प्रमुख कारण बना, बल्कि एक ये संदेश भी गया था कि जो पूरा का पूरा जो वो एनडीए गठबंधन है वह दो फाड़ में है। एक और जदयू और भाजपा भले ही एक साथ चुनाव में उतरे हुए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मन से नहीं मिले। वो वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, मतलब जो एनडीए मतलब बिल्कुल बीजेपी का वोट जो आना था जदयू को वो नहीं मिला। वो नहीं मिला। अब नतीजा क्या हुआ कि कई ऐसे वर्गों के वोट जो कि बाकायदा जो बूथ लेवल पर पूरा का पूरा उस समय जो तमाम बूथ बार डिटेल्स आए थे, उसमें कई जगहों पर जहां भारतीय जनता पार्टी और जदयू के मजबूत गठजोड़ के कारण यह उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ इन बूथों पर हमारी बढ़त होगी, वहां पर मतदाताओं में एक यह मैसेज गया कि जदयू और भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि लोजपा ने इंदु कश्यप को एक सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव मैदान में उतारा है। और नतीजा हुआ कि इंदु कश्यप खुद तो 24,176 वोट लाने में सफल रही ही, इसके अतिरिक्त उन्होंने एक बड़ा उलटफेर वही संदेश वाला काम किया कि उस संदेश के कारण पूरे जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में जदयू प्रत्याशी को लेकर के एक अलग किस्म के वहां मैसेजेस रहे, और नतीजा हुआ कि जदयू प्रत्याशी को वहां पे और भूमिहार विरोधी लहर भी रही वहां। भूमिहार विरोधी, चूंकि कश्यप जो थे वो भूमिहार ही थी, इंदु कश्यप। और इन तमाम चीजों का नतीजा रहा कि जो अभिराम शर्मा ने एक लंबे अरसे के बाद वर्ष 2010 में वहां पे एक जीत हासिल की थी, 2020 आते आते जदयू भाजपा और लोजपा के बीच तनातनी का नतीजा रहा कि सुदय यादव ने वहां पे एक बड़ी जीत हासिल कर ली। तो अब स्वाभाविक है कि यही सुदय यादव यहाँ पे इस बार भी सबसे प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं, लंबे अरसे से उस इलाके में राजनीति करते। तो ये आंकड़े इस बात की गवाही देने के लिए काफी हैं कि वोटों का समीकरण किस तरीके से ऊपर नीचे होता है। तो सुदय यादव की भले ही चुनाव जीते हैं, लेकिन 2018 के आंकड़े अलग कहते हैं, 2010 के आंकड़े अलग कहते हैं, 2015 के आंकड़े अलग हैं। तो ये तमाम चीजें इन चीजों को बताती हैं कि सुदय यादव को लेकर के कोई वैसी भी स्थिति नहीं है। और यादव जाते से आते तो कंफर्ट जोन में भी है, वो कंफर्ट जोन में है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि एनडीए जो अगर वहां पे मजबूती के साथ चुनाव में उतरे, पूरी एकजुटता दिखाए। और यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि इस बार तो वहां पे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है वह भी साथ है। जहानाबाद जो इलाका है उस पर अगर आप देखेंगे तो गया और जहानाबाद जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, उनका उस इलाके में प्रभाव भी है। इस बार के चुनाव में उनकी जो बहू थे जीतन राम मांझी की, दीपा मांझी, उन्होंने इमामगंज से शानदार जीत हासिल की थी। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि एनडीए अगर मजबूती से जहानाबाद में उतरे तो सुदय यादव अगर उम्मीदवार होते हैं तो उनके खिलाफ मजबूती के साथ वहां। लेकिन मतलब एनडीए में, लेकिन मतलब ये सीट जाएगी किसको? मैं क्या लोजपा दावत होगी कि इस पर जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा इस पे होगी, बीजेपी फिर से क्लेम कर
गद्दे की सीट पर जिसने इस सीट को एक वक्त में छोड़ा था, या फिर यहाँ पर जदयू जो कि इस सीट पर चुनाव लड़ती रही है वही चुनाव लड़ेगी? इसके लिए भी आप एक बार आंकड़ा 2005 से उठा करके देख लीजिए। जी 2005 से अगर विधानसभा चुनाव को आप देखेंगे जहानाबाद में, जी तो 2005 के फरवरी महीने में एक चुनाव हुआ था जी और उस चुनाव में एनडीए गठबंधन से भाजपा ने यहां उम्मीदवार बनाया था पूर्व एमएलसी राधा मोहन शर्मा को, जी और उन्हें तब उस चुनाव में मात्र 8,197 वोटों से संतोष करना पड़ा था। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी माना गया था कि भाजपा का संगठन वर्ष 2005 में जिस तरीके से अभी मजबूत है, वैसी मजबूती तब वहां नहीं थी। और इतना ही नहीं, आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि वर्ष 2005 की उस चुनाव में जो भाजपा के कैंडिडेट थे, वह चौथे नंबर पर रहे थे। पहले तो छोड़िए, दूसरे छोड़िए, तीसरे चौथे नंबर पर रहे थे। और उसी के बाद वर्ष 2010 के चुनाव के 2005 में ही जब फिर से अक्टूबर में चुनाव हुए थे, तब उस चुनाव में जदयू ने इस सीट को अपने पाले में ले लिया था और जदयू ने तब वहां पर मोहम्मद अकबर इमाम को चुनाव में मैदान में उतारा था। और लोजपा प्रत्याशी गोपाल शर्मा ने तब 11,230 मत लाने के बावजूद, जो वहां पर राजद के प्रत्याशी थे, सच्चिदानंद यादव, उनसे 4,481 वोटों के अंतर से चुनाव में हार जीत का फैसला हुआ था। तो जदयू का यहाँ पर वर्ष 2005 से ही एक मजबूत, आप कह सकते हैं कि उनकी दावेदारी रही है, जनाधार है। 2010 में तो बाकायदा अभिराम शर्मा ने यहाँ पे जीत भी हासिल की थी। और उसके बाद से चूंकि लंबे अरसे से 2005 के बाद से अब तक कभी भी भाजपा ने यहाँ पे दावा नहीं ठोका है, चाहे गठबंधन में रहे या अलग रहे। तो ये तय माना जा रहा है कि सीट तो करीब करीब फिर से जदयू के पाले में जाएगी। और जदयू के पाले में अगर जाएगी तो जदयू की ओर से यहाँ पे, अगर आप लोजपा के जैसे आपने बात की थी, तो लोजपा का तो पिछले बार का हम सब जानते हैं कि लोजपा ने जिन सीटों पर भी उम्मीदवार उतारे थे, तो जदयू जहां जहां कैंडिडेट थे उन तमाम जगहों पर लोजपा के कैंडिडेट थे। मतलब उसका तो उद्देश्य था ना कि नीतीश कुमार को मतलब नुकसान पहुंचाना, कमजोर करना। तो वो कमजोर करने में कहीं ना कहीं सफल भी रहे थे। तो इस बार नीतीश कुमार फिर से वो सीट दे देंगे लोजपा को, ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। चिराग पासवान की भी कोई ऐसी सक्रियता जहानाबाद विशेषकर विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिखती है, उनके कैंडिडेट की कोई ऐसी सक्रियता नहीं दिखती है। तो ये तो करीब करीब तय है कि इस सीट पर एक बार फिर से राजद और जदयू के बीच ही आमने सामने का मुकाबला हम देख सकते हैं। लेकिन फिर मतलब अगर जदयू ही लड़ेगी तो क्या जदयू के पास, क्योंकि अभिराम शर्मा तो रेस में कहीं है नहीं, क्योंकि उनके जगह पे बीच में जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनको यहाँ पे जो है कृष्णनंदन वर्मा को लाया गया, तो एक गैप क्रिएट हो गया। तो क्या जदयू के पास वहाँ स्थानीय स्तर पे कोई नेता है जो तैयार है, जिसको मौका मिल सकता है? कौन से नाम है जो कि चर्चा में है और जिसपे ये लग रहा है कि नहीं इस बार मौका इसको मिलना चाहिए, अगर मिलता है तो वजह क्या कुछ होगी? इस पे अगर आप आ जाइए तो पूरे के पूरे जहानाबाद आप क्षेत्र में देखेंगे तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पे जदयू ने एक बड़ी जीत हासिल की थी संसदीय चुनाव में। और यहाँ पर 2024 में के संसदीय चुनाव में ठीक उसके उल्टा हुआ कि राजद प्रत्याशी ने यहाँ पे सुरेंद्र यादव जीत गए। विधानसभा चुनाव में भी उसका असर देखने को मिला था और तमाम कोशिशों के बाद भी वहां पे जदयू के प्रत्याशी सफल नहीं हुए थे, राजद के प्रत्याशी सफल हुए थे। और इस बार जो स्थिति है, तो अगर जदयू वहां पे कैंडिडेट उतारे तो जदयू का चूंकि वहां पे मजबूत जनाधार रहा है, कई जगहों पे उनके, चाहे आप कह सकते हैं कि पंचायत स्तर से लेकर के और बूथ लेवल तक तमाम जगहों पर जदयू का एक मजबूत सांगठनिक ढांचा है, जिसका नतीजा है कि एक नहीं बल्कि कई दावेदार हैं। लेकिन उन कई दावेदारों में जो सबसे प्रमुख दावेदार इस बार के चुनाव में माने जाते हैं, उन कुछ नामों की अगर हम चर्चा करें, और उसमें भी जिस नाम को नंबर 1 रेस में बताया जा रहा है जदयू की ओर से, तो उसमें एक नाम है उन्हीं पूर्व मंत्री अभिराम शर्मा के नजदीकी कहे जाने वाले और मौजूदा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के भी बेहद नजदीकी कहे जाने वाले निरंजन केशव प्रिंस की। दरअसल निरंजन केशव प्रिंस जो हैं, इनकी अगर आप बात करेंगे तो ये जदयू के उन नेताओं में जहानाबाद में शामिल रहे हैं जिन्होंने जदयू को न केवल उस पूरे इलाके में मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है, बल्कि खास करके जहानाबाद में आप कह सकते हैं कि एक एक गांव, एक एक पंचायत, एक एक टोला, तमाम जगहों पर निरंजन केशव प्रिंस जो हैं, उन्होंने लगातार पिछले कुछ वर्षों में अपने मेहनत के बदौलत जदयू का जो तीर है वह घर घर तक उसके लिए, कि जो नीतीश कुमार का संदेश है, नीतीश कुमार ने क्या विकास कार्य किए बिहार में, वर्ष 2005 के बाद कैसे बिहार बदला, और विशेष करके जहानाबाद जो एक दौर में नक्सली गतिविधि का सबसे प्रमुख केंद्र माना गया था, तो उन तमाम चीजों से कैसे नीतीश कुमार ने बिहार की छवि बदली, उसमें निरंजन केशव प्रिंस ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। और
चूंकि अभिराम शर्मा, ललन सिंह, इन तमाम लोगों के वो नजदीकी माने जाते हैं, तो उनकी निकटस्थता का एक यह फायदा निरंजन किशोर प्रिंस को मिल सकता है कि उनको इस चुनाव में नंबर एक जो टिकट दावेदार हैं उसमें हम रख सकते हैं। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वर्ष 2010 के परिसीमन के बाद से लगातार जो चीजें बदली, तो उन चीजों में जातीय समीकरण भी बदला। तो यहाँ आपको बताएं कि जो निरंजन किशोर प्रिंस हैं, इनके साथ भूमिहारों का जो एक बड़ा वोट बैंक है, वह वोट बैंक भी इनके साथ है। इसके अतिरिक्त जो एक दलितों का बड़ा वोट बैंक है, मुसलमानों का जो बड़ा वोट बैंक है, जो कि वर्ष 2005 के अक्टूबर वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था कि नीतीश कुमार के साथ था, तो इनका भी एक मजबूत गठजोड़ नीतीश कुमार के साथ रहा है, निरंजन किशोर प्रिंस के साथ रहा है। तो भूमिहारों का, मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का जो नीतीश कुमार का कुर्मी लवकुश समीकरण है, वह अगर मजबूती के साथ होता है और यह इनके साथ रहता है, तो निरंजन किशोर प्रिंस चुनाव में टिकट दावेदारों में नंबर 1 की पोजीशन पर माने जा रहे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टिकट दावेदारों में कुछ और भी नाम हैं। जैसे अगर आप बात करिएगा तो विधानसभा चुनाव में जो पिछड़े जाति से ही आते हैं और वर्तमान में जिलाध्यक्ष है दिलीप कुशवाहा। तो दिलीप कुशवाहा ये जहानाबाद के जिलाध्यक्ष हैं। पूरे इस इलाके में, जैसा मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है, वह समीकरण यहाँ चुनाव जिताने और हराने में वह भी एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो दिलीप कुशवाहा भी एक उन उम्मीदवार में शामिल हैं जिनको इस रेस में प्रमुखता से माना जा रहा है। दिलीप कुशवाहा के अतिरिक्त ही यहाँ पे अगर हम जातीय बातें ही करें तो अति पिछड़ा समाज से आने वाले यहाँ पर जयप्रकाश चंद्रवंशी हैं, और जयप्रकाश चंद्रवंशी यहाँ पे भी लगातार लंबे अरसे से मेहनत करते रहे हैं। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था और यहाँ से जब जदयू के प्रत्याशी चुनाव में जीते थे, तो आपको याद होगा कि वो भी चंद्रवंशी बिरादरी से ही आते थे, तो उनके साथ भी इतनी निकटता रही थी और लगातार उस पूरे इलाके में वो सक्रिय रहे हैं। तो इन्होंने भी अपना फोकस वहां पे बना रखा है और टिकट दावेदारों में या भी अलग अलग जगहों पे चक्कर लगाते हुए माने जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भी अगर हम कह सकते हैं तो चुनाव में निरंजन किशोर प्रिंस एक ऐसे चेहरे के रूप में सामने आ सकते हैं जो दिलीप कुशवाहा और जयप्रकाश चंद्रवंशी के साथ जदयू में टिकट दावेदारी में पहले पायदान पे रख सकते हैं। और इसमें उनको बड़ा साथ यह मिल सकता है कि जो नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी माने जाते हैं ललन सिंह, उनका साथ उनके साथ है। इसके अतिरिक्त अक्सर हाँ ही देखा जाता है कि चाहे जो जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय झा, उनकी भी निकटस्थता रही है निरंजन किशोर प्रिंस और इन दोनों के बीच। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ साये की तरह रहने वाले दो चौधरी हैं, एक विजय चौधरी और एक अशोक चौधरी। और आप देखेंगे कि अशोक चौधरी का भी कार्य क्षेत्र रहा जहां, बिल्कुल वहां बाकायदा प्रभारी थे और अभी भी कई कार्यक्रम होते तो अशोक चौधरी के साथ भी इनकी निकटस्थता रही है, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। और जो विजय चौधरी हैं जो नीतीश कुमार के साथ, वो भी एक बिल्कुल साये के तरह रहते हैं। तो वे विजय चौधरी के भी निरंजन किशोर प्रिंस निकटस्थ नेताओं में माने जाते हैं। तो इनके साथ ये एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं कि चाहे ललन सिंह हो, अभिषार शर्मा हो, संजय झा हो, यहाँ पर विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, तो इन सबसे इनकी जो निकटस्थता है, इसका एक फायदा निरंजन किशोर प्रिंस को टिकट दावेदारी में नंबर 1 की पोजीशन पर ला सकता है। और उस स्थिति में ये दिलीप कुशवाहा और साथ ही साथ जयप्रकाश चंद्रवंशी पर भारी पड़ते हुए दिख सकते हैं। और इन समीकरणों में जो मैंने आपको बताया कि 2018 के चुनाव में सुदय यादव 35,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे, क्योंकि तब एनडीए एकजुट था, तो उसका फायदा इस चुनाव में एनडीए को मिल सकता है। तो ये समीकरण है जो जदयू के लिए वहां पर उनके रास्ते को मुफीद बना सकता है। तो देखिए यही पूरी कहानी है जहानाबाद सीट को लेकर के। जो नाम चर्चा में है, जो रेस में है, हमने आपको नामों को बताया, उसका इतिहास का ये बताया। चुनाव में अभी करीब 4 महीने के आसपास का वक्त है, लेकिन अंदर खाने से एक तरीके से कहें कि जो रिपोर्ट्स है वो तमाम पार्टियों की तरफ से जो है वो जमा की जा रही है, पहुंच रही है उन तक। जो टीमें उनकी घूम रही हैं वो उस इलाके का फीडबैक जो है पहुंचा रही हैं, और उसी फीडबैक के आधार पर हमने इन नामों को आप तक पहुंचाया है, जिसके बारे में प्रबल संभावना है कि इनको मौका दिया जा सकता है, क्योंकि जाति के हिसाब से वो फिट बैठते हैं, उस इलाके में अपनी पहचान रखते हैं, और पार्टी के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनके साथ उनके जो रिश्ते हैं, क्योंकि ये तमाम चीजें देखी जाती है जब आपको टिकट मिलना होता है कि आप कितने जिताऊ हैं, कितना उस इलाके में आपने आपकी पहचान या काम कर रहे हैं। पार्टी के अलावा आप खुद के दम पर कितने वोट को ला सकते हैं, तमाम जो चीजें हैं जिसमें जाति बहुत अहम फैक्टर हो जाती है। इन तमाम चीजों के आधार पर जहानाबाद सीट पर इस बार जैसे लग रहा है कि यादव महागठबंधन यानी कि आरजेडी की तरफ से और जदयू की तरफ से भूमिहार, यानी कि यादव वर्सेस भूमिहार इस सीट पर देखने को मिलेगा। क्योंकि बिहार की जो चुनिंदा सीटें हैं जिसको हॉट सीट कहा जाता है, उसमें से जहानाबाद सीट भी है, क्योंकि ये सीट हमेशा से जदयू के लिए
नाक का सवाल रही है। लिहाजा इस बार किसी भूमिहार को मैदान में उतार करके जदयू इस सीट पर फिर से जो 2010 के जो चुनावी नतीजे आए थे उसको दोहराने की पूरी कोशिश करेगा। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।